मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम आशिक है। मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम आशीष है। और मैं हैदराबाद ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। और मैं 2007 अक्टूबर 9 से सोबर हूँ। और वो पहला दिन था जिस दिन मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कदम रखा था। दोस्तों, मुझे अवसर मिली है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने की, क्योंकि मुझे रिहैबिलिटेशन सेंटर वापस नहीं जाना था। मैं कभी ये माना नहीं कि मुझे कोई दिक्कत है शराब से। क्योंकि मैं पहली बार जब शराब पिया था, तो हमारे यहाँ जो है वो इंटर बोलते हैं। 11th क्लास या 12th को इंटर बोलते हैं। तो 11th क्लास में शायद दोस्तों के साथ एक घूंट पिया था, पसंद नहीं आया। फिर एक साल के बाद फिर एक घूंट पिया था, पसंद नहीं आया था। जब भी मैं वो पिया था, मुझे कभी लगा नहीं कि मैं शराबी बनूंगा। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं घर की माहौल जो है, मैं अकेला बच्चा था। आई एम द ओनली सन। तो क्या है ना, बड़ा प्रोटेक्टिवली मुझे पाला पोसा गया था। दो बहनें थे, और हमारे पेरेंट्स जो थे वो दूसरे गांव में, वो दोनों भी डॉक्टर्स थे, तो वहां पे काम में मसरूफ थे वो दोनों। तो मैं दोनों सिस्टर्स और हमारे आंटी थे, और उनके बीच में पला फूला हूँ। तो जो कुछ भी है बड़ा स्ट्रिक्टली मुझे अ, मेरा प्रोडक्ट था। तो जब मुझे फ्रीडम मिला, और फ्रीडम इस तरीके से मिला दोस्तों, कि मेरा मेडिकल का जो एजुकेशन है उसके लिए मेरा दूसरा स्टेट में जाना जरूरी पड़ा। और जब मैं वहां पे गया था, मुझे बिल्कुल भी पूछने वाला नहीं था कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। मतलब कोई भी क्वेश्चन को पूछने वाला तो कोई भी नहीं था। तो वो टाइम पे ऐसा हो गया कि अ, हमारे सीनियर्स थे, और हमारे सीनियर्स जो भी थे वहां पे सिगरेट फूक रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो लोगों को देख के। मुझे वो बहुत आकर्षित करती थी ऐसी चीजों की। मर्दांगी बोलते हैं ना, मर्दांगी की बात आती थी उसमें। तो मैंने भी क्या किया है, मैं तो तब गया हूँ, तो मुझे भी लगा कि मैं भी बड़ा हो गया हूँ अभी। तो मुझे भी बड़ापन की जो फील होनी है, तो ये सब करेंगे तो मैं भी वही फील हो जाऊंगा। तो इवन आई स्टार्टेड स्मोकिंग। मैंने भी सिगरेट पीना शुरू कर दिया। थोड़े दिन के बाद दारू भी शुरू किया। शुरू करने के बाद तो दोस्तों, पहली पहली बात तो ऑब्वियसली जिस तरीके से वो होता है, आधा बॉटल से शुरू हुआ है, और 1 साल या 1.5 साल में क्या है, वो 1.5 बॉटल या 2 बॉटल तक चले गया। और जब मैं शुरू किया था दोस्तों, मुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ था कि मैं एक शराबी बनूंगा। और एक सोशल ड्रिंकर से एक शराबीपन की जो ड्रिंकिंग पैटर्न रहती है, उसमें कब चेंज हुआ है या कब फॉर्मेटिव हुआ है, मुझे पता भी नहीं चला। वो ज्यादा दिन भी मुझे लगे नहीं दोस्तों। शायद 2.5-3 साल में मैं फुल ब्लोन अल्कोहलिक बन गया था। अब पढ़ाई ठीक ठाक करता था दोस्तों मैं। कभी दिक्कत नहीं हुई थी मुझे वो मेडिकल पार करते हुए। तो तीसरे साल में ऐसा हो गया कि पिताजी का देहांत हुआ था। तो और भी फ्रीडम आ गया। तो वो फ्रीडम का इस्तेमाल कैसे करना, और वो टाइम पे क्या है ना दोस्तों, मुझे एक्चुअली जो भी बंदा रहता है, तो घर का अगर कोई बड़ा गुजर जाते हैं, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना मेरे ऊपर रहता है। तो उसके अलावा मैंने क्या किया, वो बगैर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो लिया नहीं, और उसके ऊपर से जो मुझे फ्रीडम मिली है, उसकी जो जितनी अब्यूज करनी थी उतनी कर ली मैंने। तो ये टाइम पे मैंने क्या किया है, दारू बढ़ती गई। और
जैसे जैसे मेरा दारू या शराब पीना बढ़ते गया है, मैं वैसे वैसे मेरा जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज थी वो कम होती गया और मैं फेल होते गया वहां पे। और जब कभी भी मैं फेल होते गया ना दोस्तों, मैं यही सोच रहा था कि भाई मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है, इस बार मैं पढ़ नहीं सका तो इसीलिए मैंने फेल हुआ। फिर एग्जाम लिखा मैंने तो फिर फेल हुआ। अब दूसरी बार मुझे लगा कि भाई मेरे ऊपर ना मेरे प्रोफेसर्स का बड़ा गुस्सा है मेरे ऊपर, पता नहीं क्यों है, वो लोग मुझे फेल कर रहे होना है। जब फिर तीसरी बार मैंने फेल हुआ है तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन स्टेट में था भाई। अब मेरा कॉन्फिडेंस पे दबा लगने लगा, कॉन्फिडेंस वेन होते गई है। मुझे लगा कि भाई कुछ तो गलत है, वो क्या गलत हुआ है, क्या कहाँ गलत हो रही है मुझे पता नहीं चल रहा था। हालांकि दूसरे लोग बोल रहे कि भाई तू ज्यादा पी रहा है, तू ज्यादा पी रहा है, कम कर ले। मैं माना नहीं यार, सब लोग पीते हैं यार, मेरे में क्या, मैं थोड़ा ज्यादा पीता हूँ बस, उससे ज्यादा और कुछ नहीं ना। और नहीं, इसका प्रॉब्लम नहीं है। शायद मैंने पढ़ते वक्त दारू पिया, लेकिन एग्जाम लिखते वक्त मैं दारू बगैर दारू का लिखा था तो इसीलिए मैं फेल हुआ। तो मैंने क्या किया दोस्तों, पढ़ते वक्त दारू पी के पढ़ा था और एग्जाम भी दारू पी के लिखा था, तब भी फेल हुआ मैं। समझ में ही नहीं आ रहा था अभी क्या करूं। हालांकि ऐसा वक्त गुजरते जा रहा है और वो जो मेरी कोर्स थी, वो कोर्स 5.5 years की कोर्स थी, वो 8 साल लग गए मुझे कंप्लीट करने में। और इसके बीच जो भी झूठ बोलना था घर वालों से, जो भी मेरे को वो रिंग देते थे या गोल्ड चेन देते थे, गाड़ी देते थे, सब वो क्या गिरवी पे लगा के वहां से पैसे लेके वो पैसे का इस्तेमाल करना दारू के लिए, उधार लेना, बाहर लोगों से उधार लेना, फिर घर वालों पे झूठ बोल के फिर उनसे पैसे लेके उनका उधार चुकाना, फिर उन लोगों से ही फिर उधार लेना, यही चक्कर चलती थी जो। और ये चलती गई और उसके बीच में दोस्तों मुझे ऐसे भी परिस्थिति आए हुए थे जहाँ पे मैंने देखा कि मेरे साथ जो दोस्त पी रहे थे, 2-3 दोस्त तो तभी रिहेबिलिटेशन जाके आए हुए थे। और मैंने सुना कि अरे भाई वो लोग रिहैब जाके आए, तो मैं सोचा था तब कि भाई वो लोगों को प्रॉब्लम है, मुझे तो कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, तो ठीक है। और एक बंदा तो सुसाइड ही कर लिया था, क्योंकि वो ज्यादा दारू पीता था और उसके साथ नशे भी करता था, तो उसको बाइपोलर अटैक हो गई, साइकेट्रिक इशू आ गया था और वो डिप्रेशन में जाके वो सुसाइड भी कर लिया था। मैंने सोचा कि यार आप बेचारा यार, उसको तकलीफ हुई थी। लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं एक शराबीपन में आ गया हूँ और मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी। हालांकि मैं सुबह से शाम तक तो फुल टून रहता था, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी दिक्कत होती थी। और आखिरी दिनों में दोस्तों, आप मानो या ना मानो, मैं शायद 2 दिन में एक ही बार खाता था और जितने भी पैसे रहते थे वो सिर्फ शराब के लिए ही मैं पैसे बचा के रखता था। और वो जो 2 दिन में एक बार पीने के लिए मुझे अ, अ, जितना भी पैसे बचता था, 2 दिन में एक बार खाना लेता था और वो पी लेता था मैं। और हालांकि वो 8 साल में मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। 8 साल में कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि भाई अब तो प्रोफेशनल हूँ, तो प्रोफेशनल की तरह रहना बहुत जरूरी है, तो तब तो हॉस्पिटल भी जाना पड़ता था मुझे। तो 3-4 महीने मैंने बंद कर दिया दोस्तों। तकलीफ हुई थी, विड्रॉल्स हुए थे, रात में नींद नहीं आती थी, चिड़चिड़ाहट रहती थी, इरिटेशन रहती थी मुझे, लेकिन सुबह जाना फिर काम पे जाके फिर आ जाना, वो चलता था मुझे। तो 3 महीने 4 महीने तो चल गया ऐसा। फिर चौथे महीने में ऐसा हो गया कि मेरा दोस्त का बर्थडे था, तो तब मैंने फिर दारू शुरू किया। तो फिर 6 साल तक चली मेरी, जब तक मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर नहीं गया तब तक तो चल रही थी।
और इसके बीच मेरा शादी हो गई, बच्चा भी पैदा हो गया था, और मैं कोर्स कंप्लीट करके घर भी वापस आ गया था दोस्तों। मैं तब तक घर वापस आने के बाद ऐसा हुआ दोस्तों, मुझे हालांकि हमारा ही एक हॉस्पिटल है, तो वहां पे काम करना शुरू किया मैंने। और जितना भी पैसे आते थे उसमें तो, जब नया नया शादी हुआ था तो मिसेस को तो कुछ भी पता नहीं था, उनको बेचारी को। हालांकि उनको ऐसा हालत रहती है बोल के उनकी जहन में भी नहीं था। शी हैड नो इंक्लिंग अबाउट माई कंडीशन। और उनको मैं बेवकूफ बनाते गया 2-3 साल के बाद मेरा कोई एक दोस्त उनको बस जाके बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा नशा कर रहा है, जरा देख लो तुम। और तब से मेरे ऊपर नजर लगाना शुरू हो गया, और तब से घर में झगड़ा शुरू हो गया था। और घर में छोटी छोटी चीजों पे चेकिंग करना, जब कभी पकड़ा जाता था तो फिर तब झगड़ा वगड़ा चलता था। 2-3 बार घर छोड़ के चली गई मायके पे, तो मैं फिर जाता था उनके पास। 2-3 दिन के बाद मैं जाता था, फिर उनसे रिक्वेस्ट करके, या ऐसे ही वहां पे एक दिन या 2 दिन मैं भी रुक के उनको मना के फिर वापस लाता था। मैं उनको प्रॉमिस करता था कि मैं फिर कभी नहीं करूंगा, मैं दारू छीऊंगा नहीं। लेकिन फिर आते ही ऐसा हो जाता था कि चलो आ गया ना, अभी क्या है, पी लेते हैं। तो फिर मैं पी लेता था, फिर वो झगड़ा वगड़ा फिर वो शुरू होती थी। ये माजरा चलते गया दोस्तों, अब माजरा बढ़ते गया। और ऐसा भी हो गया कि फैमिली वाले, उनके फैमिली वाले आके कंप्लेन करने वाले लगे हमारे फैमिली वालों से। तो मीटिंग्स भी होते थे, ये सब होते थे। और इसके बीच में ऐसा हो गया कि मेरा शी स्टार्टेड लूजिंग इट। मतलब वो इतना टेंस हो जाती थी मेरे को देख के, या इतना गुस्से में हो जाती थी कि न्यूरोलॉजिकली वो सह नहीं सकती थी। हम लोग एक ही घर में रहते थे, लेकिन बहुत दूर रहते थे दोस्तों। कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था मेरे तरफ से, या उनकी तरफ से कोई इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं था। अब जीना है, शादी तो हो गई है, जीना है तो बस जी रहे थे। और इसके बीच में ऐसा हो गया था दोस्तों कि सब लोग मेरे को आके बोल रहे थे कि तू दारू छोड़ दे, दारू छोड़ दे, दारू छोड़ दे। लेकिन ये कोई नहीं बोलता था कि कैसे छोड़े। हालांकि मैंने 2-3 बार भी ट्राई किया है, लेकिन मुझसे हुआ नहीं दोस्तों। और मैं कभी कभी, पैसे तो रहते नहीं थे मेरे पास, वो जितना भी मैं कमाता था वो तो बस होते ही नहीं थे। जितने में मैं घर में देता था उसी का फिर चोरी करके मैं जाके पी लेता था। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन चोरी करना ये अब मजबूरी हो गई थी। और जहाँ पे भी वो किचन के कपबोर्ड में पैसे लगाते थे, वहां से भी पैसे मार लेता था। अब वो किचन के कपबोर्ड को लॉक भी करने लगे तो वो लॉक भी तोड़ के या उसका कुछ जुगाड़ करके मैं पैसे उठाता था। अगर 100 रुपए 10-10 के रहते थे तो जितने भी मेरा एक बॉटल का लगता था वो पैसे लेता था, और बाकी का वहां पे लगा के फिर छोड़ देता था मैं। और ऐसे करते गया दोस्तों। हालांकि मेरे माताजी का मंगलसूत्र भी, जब पिताजी का देहांत हुआ था तो माताजी का जो मंगलसूत्र है वो कि वहीं पे अलमारी में लगाए थे, तो वो मुझे मिल गया। हालांकि मैं वो भी उधारी में लगा दिया। और ऐसे लगाते गया दोस्तों। परसों भी मेरी मम्मी बोल रही थी, तू तो लेके गया कि तू पूरे लगा दिया। अब मैं बोला अच्छा नहीं लगा सुनते, लेकिन हालांकि वो तो फैक्ट है, मैं खुद लगाया था। अब उसके लिए मैं आमंच भी तो किया है, लेकिन अब बोल भी क्या सकते हैं, मैं हंस के छोड़ दिया, अभी क्या करे, वो हालत थी भाई। तो चलते गया दोस्तों। आखिरी में मुझे इतनी शर्मिंदगी हो गई, जहाँ पे मैं काम करता था वहीं पे मैं 2 या 3 बार लुढ़क गया था। लुढ़क गया मतलब मैं टोटली ब्लैकआउट में चले गया, और मैं कहाँ पे था, क्या कर रहा था, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। और मैं जब उठ के देखा तो मैं घर पे अपने बेड पे था। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हो गई थी।
मुझे याद है कि मैं सुबह गया था हॉस्पिटल पे, लेकिन मैं घर वापस कब आया मुझे याद नहीं था। अब मैं ये हालत में कैसे वापस जाऊं, मैं कैसे वहां पे मुंह दिखाऊं? तो मैं क्या किया, मैं दारू नहीं छोड़ा दोस्तों, मैं काम छोड़ दिया। मैं काम को जाना छोड़ दिया और मैं घर पे बैठना शुरू किया। जब मैं घर पे बैठना शुरू किया तो घर पे काम करने वाले तो कोई नहीं थे, अभी पैसे लाने वाले तो कोई नहीं थे। तो मेरी मिसेज काम करना शुरू कर दिए हॉस्पिटल में, और जितने वो पैसे लाती थी तो उसमें से वही मार के मैं पूरा पी लेता था। आखिरी 2 साल में दोस्तों मेरा हालत ये हो गई कि मैं सुबह के वक्त पूरा सो जाता था, क्योंकि कोई भी इंसान आके कुछ भी बोले तो वो तो सुबह ही आके कुछ बोलेंगे मेरे को, तो मैं उनसे निपटना नहीं चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। तो मैं क्या करता था, सुबह से शाम तक सो जाता था, फिर शाम में उठ के जब इधर उधर से पैसे मार के फिर जाके दारू का बोतल ला के फिर पीना शुरू करता था रात भर, फिर सुबह सो जाता था। ये चालू हो गई मेरी। लास्ट 2 साल में दोस्तों ऐसा हो गया था कि जब कभी भी मैं बाहर भी जाना चाह रहा था तो मेरे बेटे को लेके आता था, जो 1.5-2 years का था। और जब मैं उसको लेके आता था तो मैं वही टाइम मिलता था जब मुझे दारू लेने का वक्त मिलता था। ये बहाना बना के मैं लेके आता था उसको, मैं बाहर फिरा के लाऊंगा, क्योंकि मुझे भी दारू होना था। मैं बोल तो नहीं सकता हूँ कि मैं दारू के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मैं इसको घुमाने ले जा रहा हूँ बोल के मैं बाहर लेके आता था। लेके आने के बाद दारू पी के मैं क्या करता था, गाड़ी में बॉटल खोल के मैं वहीं पे पी लेता था। तो मेरा बच्चा रोज देखता था वो, और 1.5 महीना या 2 महीना उसने देखने के बाद तीसरे महीने में मैं ये देखी कि मेरा बेटा एक छोटा बॉटल था, वो छिपा के वो खोल रहा था उसको। वो देख के मुझे पहली बार दोस्तों नरम हो गया मैं, मुझे बड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आ गया। मुझे पता है कि ये जो हरकत वो बच्चा कर रहा है वो मेरी हरकत मुझे देख के कर रहा है वो, और मेरी जहन में पहली बार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ बोल के पहली बार आया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई फेल्ट दैट आई वाज डूइंग समथिंग रॉन्ग। अब पता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, अब इससे बाहर कैसे निकलूं? और दोस्तों इतना गिल्ट था मुझे, इतना गिल्ट था। उसके 2 दिन बाद मैं कहीं नहीं गया, मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये दलदल से मैं बाहर कैसे आऊं। अब इसका सोल्यूशन है क्या अभी? अब ऐसा तो कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे देख के मेरा बच्चा खराब हो रहा है, वो सही नहीं सकता हूँ मैं। सुधरना है तो मुझे सुधरना है, लेकिन कैसे सुधरूं? मैं सोचता हूँ दोस्तों, यही टाइम पे मेरे छोटी दीदी घर पे आके हमारी फैमिली से बात कर रहे थे, और वो बात ये हो रही थी कि एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है और वहां पे इसका इलाज है, तुम जाओगे? तो मैंने तुरंत मान लिया, क्योंकि मुझे वो सिचुएशन, वो जो गिल्ट था, एक्सट्रीम गिल्ट था दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, उसका गिल्ट था। और मुझे देख के मेरा बच्चा भी खराब हो रहा है, उसका भी और गिल्ट था, और वो गिल्ट से मुझे एस्केप चाहिए था। तो इसलिए मान लिया कि मुझे रिहैब जाना है, तो मैंने रिहैब चले गया। 2 महीने रिहैब पे था दोस्तों। तीसरे महीने में समझ गया कि अरे भाई ये क्या है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं डॉक्टर, मुझे क्या बताएंगे ये सब लोग, ये ऐसे बोल रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, डिजीज विजीज कुछ भी नहीं है, ऐसे पैसे बनाने की ये माजरा, ये सब चल जाएगा। और 3 या 4 महीने के बाद मैं जिस दिन बाहर आया था दोस्तों, उसी दिन फिर रिलैप्स हो गया, फिर वापस गया मैं मतलब मैं खुद नहीं गया था दोस्तों, मुझे भेजा गया। और इस बार कुछ कुछ तो
समझ में आया था डिजीज के बारे में। फिर एक हफ्ता में डिस्चार्ज होने के बाद एक हफ्ता में 2-3 मीटिंग्स में गया था। 2-3 मीटिंग्स में क्या है दोस्तों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हालांकि अगर रिहैब को नहीं जाना था तो मुझे मीटिंग्स को जाना था, तो मीटिंग्स जाता था लेकिन अपने मर्जी से नहीं आता था। मैं फोर्स जाता था तो बैठ के आता था, सुनता था कुछ। वापस आने के बाद मुझे कहीं ना कहीं एक बार लगा कि एक बार पी लेते हैं यार, देखते क्या होता है। एक बार पी के छोड़ देते हैं। ऑनेस्टली वो एक बार पीने के बाद दोस्तों मैं फिर चोरी करना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे अपने आप पे गिन होती थी वो हरकत करते हुए कि मैं खुद, मेरे पैसे मैं चोरी कर रहा हूँ और मेरे पैसे मुझसे ही छिपा के रखते थे और उसका मैं चोरी कर रहा हूँ। अब इससे और क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी सो बैड देन दिस। तो लेकिन हुआ नहीं दोस्तों। तब मुझे पावरलेसनेस की समझ आ गई। आई अंडरस्टूड व्हाट पावरलेसनेस वाज। भाई अब इससे तो निकलना बहुत मुश्किल है। फिर रिहैब भेजा गया था मैं। फिर 3-4 महीने बाहर आ गया दोस्तों। मैं बाहर आने के बाद कोई माजरा नहीं था मुझे। अब जाना तो बाहर अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग्स को ही जाना था। और तब हैदराबाद में 2007 में हमारे यहाँ तो 3 या 4 मीटिंग्स होते थे। और मेरे घर के पास जो मीटिंग है, जो मेरा होम ग्रुप है अभी, हैदराबाद ग्रुप है, वो टाइम पे सिर्फ 2 मीटिंग्स होते थे। और जब मैं पहली बार वहां पे गया था दोस्तों, वहां पे मैंने देखा कि मेरे मेरे से पहले जो भी बंदे थे वो कम से कम उनका सोब्राइटी टाइम 10 साल से शुरू होता था और 25 साल तक, दैट इज 25 ईयर्स तक का माजरा चल रहा था। 5-6 लोग थे वैसे। तो मैं सोचा, सबसे छोटा मैं ही था। अरे यार मैं कहाँ आके फंस गया यार बुड्ढों के बीच में। वो शेयर कर रहे थे, मतलब उनका स्पिरिचुअल कंडीशन इतना उभर के हो गया था। आई मीन दे हैव ग्रोन स्पिरिचुअली। वो जो शेयर कर रहे थे मुझे तो कुछ पल्ला ही नहीं पड़ रहा था यार। आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। वो लोग जो शेयर कर रहे थे, पता नहीं, 2-3 मीटिंग्स तो निकाल दिया। लेकिन मैं वापस जाने लगा दोस्तों मीटिंग को, क्योंकि मुझे सुनने लगे दोस्त वहां पे। दे स्टार्टेड हियरिंग मी आउट। और अपनापन का महसूस पहली बार वहां पे फील हुआ मुझे। और ऐसा हुआ कि ये तीसरा या चौथा मीटिंग में दूसरा मेंबर एक आया था जो 3 साल पहले, मुझसे 3 साल पहले आया था। और जो वो बंदा शेयर कर रहा था दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो मेरा ही स्टोरी बता रहा है। पीने से पहले कि मैं क्या हरकत करता हूँ, पीने के लिए क्या हरकत करता हूँ, पीने के बाद क्या हरकत करता हूँ, जो भी करता हूँ, ये बंदा तो मेरा ही स्टोरी बोल रहा है। तो पहली बार दोस्तों मुझे लगा कि मैं सही सही जगह पे हूँ। और उस दिन मुझे लगा कि मेरे ऊपर से एक बड़ा सा बोझ निकल गया था। मैं उस दिन टोटली मान लिया कि मैं एब्सोल्युटली एक अल्कोहलिक हूँ। और मुझे ये घमंड था दोस्तों कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। तो जो बंदा शेयर कर रहा था वो तो मेरे से 2-3 डिग्रियां और ज्यादा कर लिया था उसने। मेरे से भी बड़ा प्रोफेशनल था और वो आराम से बता रहा है कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ। तब मुझे पता चल गया था कि भाई वो तेरे से बहुत होशियार है और वो अपने आप को अगर अल्कोहलिक बोलता है तो तू कोई चीज मार का नहीं है, तू भी होगा अल्कोहलिक ही। तो मान ले, कुछ ना कुछ तो चल गई दोस्त उस दिन मैंने मान लिया कि मैं अल्कोहलिक हूँ। और उस दिन, जिस दिन मैंने माना कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, उस दिन मेरा बोझ उठ गया था। और मैं आते गया मीटिंग्स को। और इस बार मीटिंग्स के लिए मैं तरसता था दोस्तों, क्योंकि बगैर मीटिंग का जिस दिन मीटिंग होता था मैं बड़ा
सुबह सुबह उठ के बड़ा इंथुजियास्टिकली मैं मीटिंग टाइम के लिए मैं इंतजार करता था, और मीटिंग के लिए आधा घंटे पहले जाता था। और मीटिंग खत्म होने के बाद दो लोगों से थोड़ी बहुत बात करने के बाद फिर मुझे 2-3 दिन वेट करना पड़ता था। मीटिंग का अगले दिन ठीक चलता था, और उसके अगले दिन वहां से फिर मेरा जर्नी स्टार्ट होती थी, और बेचैनी 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 रहती थी अगली मीटिंग तक। तो मुझे तो मीटिंग को जाना बहुत ही पसंद होता था, क्योंकि मेरे जैसे लोग वहां पे हैं, और जो जो भी शेयर कर रहे थे मुझे कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस मिलने लगे मेरे जिंदगी के प्रॉब्लम्स को। तो चलिए शुरू किया था दोस्तों वहां पे। और दोस्तों, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, इस संगठन में जो मिला है, द फेलोशिप में जो मिला है, जो दोस्ती मिली है, ये दोस्ती मैंने कहीं नहीं देखा है दोस्तों। आई मीन, मैं बाहर बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो मुझे देख के भागना शुरू कर दिए यार। वो लोग तो नजदीक भी नहीं आने देते थे। और यहाँ पे ये लोग हैं कि मैं जो भी बात करता हूँ, मेरे पास तो अच्छी बात तो है ही नहीं यार। मैं तो पूरा बकवास जिंदगी था मेरा, पूरा पीवटों का जिंदगी था। पैसे चुराना, ये करना, वो करना, और ये सब मैं बताता हूँ तो ये लोग तो क्लैप्स मारते हैं यहाँ पे। तो सही है यार। और इसके अलावा तो मेरे पास तो है कुछ भी नहीं शेयर करने के लिए, और सुनने वाले भी तो है यहाँ पे। तो मैं आके गया। वो टाइम पे ना दोस्तों, हम लोगों को सिर्फ वो वन डे वन डे एट ए टाइम, थिंक थिंक थिंक, एचिंग गॉड आउट। तो ये फंडेनेस ही हम लोगों का लाइफ लाइन था। तो हमारे सीनियर्स भी ये कभी नहीं बोलती थी कि भाई एक प्रोग्राम भी रहता है, प्रोग्राम भी करने की जरूरत पड़ती है। वो टाइम पे हम लोगों को बोलता था कि तुम आते जाओ, सब ठीक हो जाएगा, तुम आते जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है यार, अब तो पी तो नहीं रहा हूँ, तो चलता हूँ मैं मीटिंग को। जितने भी मीटिंग्स होते हैं हमारे होम ग्रुप के, वो पूरी मीटिंग्स में करता हूँ। और मीटिंग्स में करते क्या दोस्तों, और मैं दारू से दूर होते गया। 2 साल 3 साल बहुत अच्छे चले दोस्तों मेरे, क्योंकि पहला साल तो मैं दारू से दूर था, और मेरा लाइफ सेट करने में, मैं अपने आप को जानने में उत्सुकता रहती थी। और छोटी छोटी चीज में जब जानता था तो बहुत खुशी होती थी, मुझे खुशी में निकल जाता था मेरे को दिन। और 2 साल 3 साल निकल गए इसमें। प्रेयर्स और फेथ प्रैक्टिस करने के लिए ये सब सिखाया गया था, तो मैं करते गया। मैं सोचा यही रिकवरी है यार। ये जो फेलोशिप होती थी, मैं सोचा था कि यही रिकवरी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है यहाँ पे। इसके बीच ऐसे भी हो गया था कि हमारे यहाँ थोड़े लोग स्टेप्स करना शुरू कर दिए थे, और स्टेप्स के बारे में बात करना शुरू कर दिए थे। तो मुझे ये लगता था कि भाई ये लोगों को काम धंधा नहीं है, इसलिए ये लोग पूरे स्टेप्स के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में ये सब कुछ बकवास करते रहते हैं। छोड़ना यार, अपने को क्या करना है, दारू से तो दूर है। मीटिंग को आ रहे, दारू से दूर है। एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उससे तो दूर है ना। अब क्या करने का है, और सब कुछ आप कर लो जो भी करना है, मैं तो ठीक हूँ। अब 3-4 साल के बाद ना दोस्तों, मेरे अंदरूनी जैसे अपना बिग बुक में बताया जाता है, रेस्टलेस, डिसकंटेंट, बेचैनी रहती थी दोस्तों। पता नहीं ये बेचैनी कहाँ से आती थी। वो बेचैनी के साथ डर भी रहता था, इनसिक्योरिटी, अभद्रता भावन रहता था मुझे। पता नहीं मुझे ये होता क्यों था। बड़ा कंफ्यूजन था यार दोस्तों। वो जो वक्त था, मुझे समझ में नहीं आता तो क्यों आ रहा है। हालांकि मैं जब इंट्रोस्पेक्ट करता था, मैं अपने आप में जान के देखता था, तो सब कुछ तो ठीक था, फैमिली भी ठीक था, काम भी चल रहा था, कुछ न कुछ तो पैसे बना रहा था, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ तो ठीक था यार। लेकिन ये अंदरूनी मुझ में ये अ, ये आंदोलन सर का ये प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैंने क्या किया दोस्तों,
मंदिरों को जाना शुरू कर दिया, पूजा पाठ शुरू कर दिया था, मेडिटेशन किया मैंने, ये सब शुरू किया। और इसके बीच में मैं ट्रैवलिंग भी करना शुरू कर दिया, और वो मेरा एस्केप रूट बन गया था। मैं अपने आप से भागना शुरू कर दिया वो टाइम पे। और मुझे ये पता नहीं था कि ये जो मेरी अंदर से जो प्रॉब्लम हो रही थी वो मेरी एक्चुअल डिसीज है। और ये मुझे पता चला जब मैं स्पॉन्सर लेने के बाद, मैं जब वो उठा के बोले थे भाई यही है डिजीज तेरा, तब तक मैं माना नहीं मेरे अनमैनेजेबिलिटी। पावरलेसनेस को तो मैंने मान लिया था क्योंकि वो तो प्रॉब्लम कर रही थी मुझे। ऑन द फेस वैल्यू मेरा लाइफ जो बर्बाद हुआ था वो पावरलेसनेस की वजह से हुआ था बोल के मैं सोच रहा था। हालांकि पहला कदम का जो दूसरा भाग है अनमैनेजेबिलिटी का, वो कभी माना ही नहीं था मैं। तो अच्छा भागते गया दोस्तों, में 6-7 साल निकाल दिया ऐसे, बहुत सारे देश घूमते गया। जितना जितना देर में वहां पे घूमना जाता था तो सब कुछ ठीक था। फिर वापस आने के बाद फिर एक हफ्ते के बाद फिर कोई अंदरूनी घुटन सी होती थी, पता नहीं क्या हो रहा था, डर होता था। कोई फोन कॉल आता है तो फोन उठाने में भी डर होता था, पता नहीं कौन क्या बात करेगा, उसको क्या रिस्पॉन्ड करूं। बहुत सारा कंफ्यूजन थे यार। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं कुछ कमी कर रहा हूँ मेरे रिकवरी के अंदर में, कुछ ना कुछ आई वॉज लैकिंग समथिंग। मैं कहाँ पे कमी कर रहा हूँ मुझे पता नहीं चल रहा था। और मेरे बाद जो दोस्त आए थे वो तब तक सर्विस में बड़े एक्टिव थे। और मैंने सोचा कि चलो मैं इनके साथ मैं जुड़ता हूँ और बाहर घूमने चले गया था उनके साथ कोई एनिवर्सरीज के लिए। तो एक एनिवर्सरी हुई थी यहाँ पे हमारे 250 किलोमीटर पे एक जगह पे है, वहाँ पे एक अच्छा ग्रुप है। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक यूएस से मेंबर आए थे और उनकी शेयरिंग में ये पता चला कि भाई तब मेरा 7th ईयर चल रहा था और उनका भी 7th ईयर के उसमें उनका एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप वो शेयर कर रहे थे कि जब वो 7th ईयर में रिलैप्स हुए थे उसका वजह क्या थी। और वो जब शेयर कर रहे थे मुझे मेरा फ्यूचर दिख गया था वहां पे। 7th ईयर और 7th ईयर वो जो गॉड्स मैसेज था, मुझे पता चल गया कि भाई मैं जो नहीं कर रहा था वो सब जो नहीं किए थे और उसका अंजाम क्या है मुझे वहां पे दिख गया था। मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ पे निकलना है तो मुझे स्टेप्स करना ही करना है। और वो मेंबर यही बता रहे थे कि जब तक वो अनमैनेजेबिलिटी का जो इलाज है, वो स्टेप्स करने का जो इलाज है, जब तक वो नहीं करते थे तब तक वो डिजीज एक्टिव रहता है और वो जब तक वो डिजीज को एड्रेस नहीं करते वो बढ़ते जाता है। जितना दिन मैं सोबर रहता हूँ उतना दिन वो बीमारी बढ़ते ही रहता है। तो मैंने स्पॉन्सर ले लिया। स्पॉन्सर लेने के बाद वो पहली बात ये बता था कि भाई तू सोबर कैसा है इतने साल अगर स्टेप्स किए। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने सोचा मेरा स्पॉन्सर जो है मेरे बाद 6 महीने बाद आए हुए साले, तू सोबर रह सकता, मैं नहीं रह सकता हूँ क्या। मैं मन में सोच गया था कि मुझसे बड़े हैं वो एक्चुअली, और बहुत प्यारे इंसान है। मैं मन में सोच लिया तो वहां से मेरा चलना शुरू हुआ दोस्तों। हालांकि दारू पीना तो 7 साल पहले छोड़ दिया था, लेकिन 7 साल के बाद मुझे एक्चुअल प्रोग्राम ऑफ रिकवरी जो बिग बुक में लिखा हुआ है मैं उस दिन शुरू किया था। और जिस दिन मैं शुरू किया था दोस्तों, मुझे उस दिन ये पता चला कि मेरा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सोचता था कि मैं ये दारू का प्रॉब्लम है या दूसरे नशे की प्रॉब्लम है। नहीं दोस्तों, वो तो सिर्फ एक सिम्टम है मेरा बीमारी का। मेरा बीमारी जो है वो मेरा पूरा अनमैनेजेबिलिटी जो है वही मेरा बीमारी है। और इसका इलाज जो हो सकता है वो इलाज के लिए स्टेप्स करना बहुत जरूरी है।
जब मेरा स्पॉन्सर ने ये बात बताया था तो मुझे पल्ले नहीं पड़ा दोस्तों। मैं सोचा कि क्या बात कर रहा है यार, इस स्विच करने से ये पूरा सही हो जाएगा क्या? मेरे फियर्स, इनसिक्योरिटीज, ये रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, ये डिस्कम्फर्ट, ये कहाँ से जाएगा? ये जब मैं मेरा इन्वेंटरी लिख के तेरे को शेयर करने से पूरा चला जाएगा क्या? तो बोलते थे हाँ जाएगा रे, तो करके तो देख पहले। अच्छा चलो ठीक है, आजमाता हूँ। तो मैंने मेरा स्टेप वर्किंग करना मैंने शुरू किया दोस्तों। और मैं कहीं ना कहीं मुझे मानना पड़ा कि अनमैनेजेबिलिटी है, और किस तरीके की अनमैनेजेबिलिटी है मुझे क्लियरली पता था। तो मैंने शुरू किया। मैंने शुरू करने के बाद यहाँ पे भी है ना दोस्तों, मेरा सेल्फी चलाना था ना। मैं इतनी आसानी से मैं थोड़ी मानने वाला हूँ कि सामने वाला सही है और मुझे आंख मूंछ के उनको फॉलो करना है, नहीं करूंगा मैं। तो पहला कदम, दूसरा कदम खत्म करने के बाद तो तीसरा कदम मैंने सोचा कि भाई पहला कदम दूसरा कदम जैसे मैंने 100% किया है ना, तो तीसरा कदम भी मुझे 100% करना है। तो उसमें मैं 8-9 महीने निकाल ही दिया है। सुबह मैं अपनी जिंदगी को ऊपर वाले के हवाला करता था और शाम तक फिर अपने वापस लेता था। वो वापस लेने का माजरा क्या है, फिर वो फियर्स, इनसिक्योरिटी सब वही फिर वापस आते थे। मैं तो कंफ्यूज रहता था दोस्तों, अरे ये क्या है यार, सुबह सुबह तो मैंने वापस दे दिया उनको, फिर शाम तक ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर मैंने वो 8-9 महीने के बाद फिर मेरे स्पॉन्सर के पास गया था। मैं बोला सर ये क्या है, अभी मैं हर रोज प्रे करता हूँ उनको, हर रोज मैं उनको मेरा जिंदगी सौंपता हूँ, उनके हाथ में देता हूँ, फिर शाम तक क्यों मेरी वो ये इनसिक्योरिटी सब पूरे आ जाते हैं? तब उन्होंने बताया था भाई मानना एक बात है, लेकिन वो फेथ को एक्शन में जब तक नहीं लगाते हो, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। मतलब बगैर तुम अगर फेथ को जब तक तुम एक्शन में नहीं लाते हो तो वो काम नहीं करेगा तुम्हारे। तो मैंने बोला तो ये बात तो पहले बोलना था। तो वो बोले भाई तू तो पूछा नहीं मेरे को। तब लगा सही है, गलती मेरी है, पूछना तो मेरा फर्ज है ना। तो तब मैंने मेरा 4th स्टेप कंप्लीट किया। और दोस्तों मैं जितने दिन जैसे मेरा 4th 5th कंप्लीट किया, मेरा फियर्स पता नहीं कहाँ गए। मुझे जिस तरीके से हर इंस्टेंस पे, हर सिचुएशन पे जो फियर और इनसिक्योरिटी उभरता मुझे लगता था, वो अब धीरे 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 करके वो पूरे कम होते गए। और मैं अपने आप से आई वॉज शॉक्ड, ये सही से होता है भाई, हुआ है मेरे साथ। मानो मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मुझे आई वॉज अमेज्ड एट हाउ दिस हैज वर्कड। मुझे अभी भी पता नहीं वो डर, वो इनसिक्योरिटी, वो पूरे वो कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड वो कहाँ गए थे। आई रियली डू नॉट नो। और वो मैं स्टेप्स करते गया, स्टेप्स कर जाने के बाद मेरा कैरेक्टर से दिखते गया। फिर वो अमेंड्स के पास आ गया। अमेंड्स करने के बाद दूसरों के लिए मैं अमेंड्स करना बहुत आसान था दोस्तों मेरे को, लेकिन बहुत मुश्किल अमेंड्स मेरे को जो करना पड़ा वो मेरे माताजी को करना पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत ही कम दोस्त था मेरे माँ पे। कहीं न कहीं मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रही थी वो मेरे माँ की वजह से। तो मैंने जितना भी मैंने प्रैक्टिस किया है, ह्यूमिलिटी, जो भी आप जो भी बोलो, मैं कभी कभी उनके पैरों के पास बैठ के मैं उनसे माफी मांगता था। और मुझे ये चीज पहली बार अमेंड्स करने की बात नहीं है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, मुझे ऐसे 5 या 6 बार अमेंड्स करना पड़ा उनके साथ। मैं जाके वहां पे माफी मांगता था, क्योंकि मुझे पता है जब कभी भी मेरी माँ मेरे से बात करती थी मुझे वो रिजेंटमेंट इमीडिएटली आ जाते थे, और वो कैसे हैंडल करना मुझे पता नहीं था दोस्तों। मैं क्या करता था, वो गुस्से में ना मैं उनके पैर के पास जाके बैठ जाता था। पैर के पास जाके बैठ के
मैं वो जो भी बोलते थे मैं सुनता था। सुनने के बाद फिर मैं सॉरी बोलता था। कभी कभी वो भी कंफ्यूज रहती थी, क्यों बोल रहा है यार ये, इतनी बार क्यों सॉरी बोल रहा है, तू बोल तो दिया ना बेटा, तो फिर क्या मर रहा है वो। लेकिन मेरे में ना वो रिजेम्बलेंस इतना अंदरूनी से यार, आई मीन दे वर सो डीप विद इन मी, तो उसको निकालना एक ही बार में नहीं हुआ मेरे को। मुझे बार बार आई मीन करना पड़ा था। और बहुत सारे प्रेयर्स करता था मैं वहां पे बैठ के, उनके पैरों के पास बैठ के। तो अभी मेरा रिलेशनशिप तो बहुत बढ़िया है मेरी मम्मी के साथ। और वो इसीलिए हुआ कि मुझे वो ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करना पड़ा। तब मुझे पता चला कि दोस्तों, जब मैं स्टेप्स करता हूँ तो स्टेप्स, हर एक स्टेप में मेरा ईगो जो है वो कट डाउन होते रहेगी और मेरा ह्यूमिलिटी बढ़ते रहेगी। और अगर मैं एक स्टेप कंप्लीट करता हूँ तो उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ह्यूमिलिटी चाहिए मुझे, वो समझने के लिए या वो प्रैक्टिस करने के लिए। और वो ह्यूमिलिटी, बगैर उसकी वो ह्यूमिलिटी के जिंदगी में सुधार लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। अब चलो वो आमंस के बाद सर्विस के पार्ट आ गई। अब सर्विस में लास्ट 10th और 11th और 12th प्रैक्टिस हो तो हर रोज प्रैक्टिस होती थी ऊपर वाले के कनेक्शन के लिए। और 12th प्रैक्टिस करने के लिए तो मेरे पास नए मेंबर्स थे और वो वही टाइम पे सर्विस में भी आया है, तो स्ट्रक्चर्ड सर्विस में। और स्ट्रक्चर्ड सर्विस में मैं बहुत कुछ सीखने के लिए मिला दोस्तों मुझे। और मेजर सीख ये मिला कि मैं, सॉरी, हर एक बंदे से आई डोंट नीड टू अग्री विथ एवरीबडी, बट देन आई कैन ऑलवेज डिसएग्री टू अग्री विद देम। अग्री टू डिसएग्री मतलब अ, हर एक की बात सुनना, उनका बात का जो इम्पोर्टेंस है या वो बात अ, जिस तरीके से वो बता रहे थे उसके ऊपर वो डिसीजंस लेना, दैट दैट प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन माई लाइफ। क्योंकि दूसरों के साथ जीना मुझे आता नहीं था दोस्तों। और यही 12th स्टेप में मैंने सीखा है। और स्टेप्स करने के बाद तो मुझे ट्रेडिशंस भी लेके गए थे मेरे स्पॉन्सर। और स्टेप्स में मुझे ये सीखा है दोस्तों कि मैं अपने आप से जीने के लिए या मैं अपने आप से कंफर्टेबल होने के लिए स्टेप्स की बहुत जरूरी है। और ट्रेडिशंस जो है, मैं अपने एनवायरमेंटल फैक्टर या मेरे फैमिली से, मेरे वर्क एनवायरमेंट में कंफर्टेबल होना है या उसमें सुधार लाना है तो मुझे ट्रेडिशन करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इसके बगैर मुझे एक जो सीख मिलती है, हर एक स्टेप में, हर एक ट्रेडिशन में एक प्रिंसिपल जो रहती है, वो प्रिंसिपल्स को जब मैं अप्लाई करना शुरू करता हूँ मेरी जिंदगी में, तो मैंने ये देखा कि मेरी जिंदगी का बदलाव जो हुआ है, इट इज अमेजिंग दोस्तों। अब दोस्तों आप मानते नहीं कि जब मैं मीटिंग में आया था, मैं आंख उठा के कोई दूसरे मेंबर को आंख में आंख डाल के बात करना बहुत मुश्किल होती थी। मुझे 2 साल लग गया था कि हर सर उठा के किसी से बात करने में। अब दोस्तों मैं 10 ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे, उस 10 ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, 10 लोगों से बात करता हूँ। और मुझे बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है ये सब। अगर मैं सोचता हूँ ये मैं खुद ये सब कर सकता हूँ तो नहीं दोस्तों, वो काबिलियत मेरे में है ही नहीं। वो काबिलियत दी है जो प्रिंसिपल्स मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस के स्टेप्स में और ट्रेडिशंस में मैंने सीखा है, वो जब मैं अप्लाई करना शुरू किया है मेरे अपनी जिंदगी में और निजी जिंदगी में और या फैमिली में या मेरे वर्क में, वो जो चेंजेस और या वो लाया है और मेरा जिंदगी जितना कंफर्टेबल किया है, क्लियर किया है, इट्स अमेजिंग अमेजिंग।
तो दोस्तों मेरा कीमती यही है कि स्टेप्स करना एक चॉइस भी है, लेकिन ये स्टेप्स करने से पहले और करने के बाद जो बदलाव आप अपने आप में देखेंगे या अपने सिचुएशंस में, अपनी फैमिली में देखेंगे, वो करने के बाद ही आपको चेंजेस दिखेंगे, उससे पहले तो नहीं दिखेंगे। सिर्फ दारू से दूर रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन दारू छोड़ के अपने आप में बदलाव लाना स्टेप्स करके, और इसके सब के लिए एक स्पॉन्सर रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं स्पॉन्सरशिप चेन में हूँ, मेरे ऊपर स्पॉन्सर है, मेरे स्पॉन्सर्स भी है जो मेरे से जो हर रोज संपर्क में रहते हैं, और उनके साथ मैं स्टेप्स करता हूँ उनके साथ, और मेरे फॉलोअप के लिए मैं अपने स्पॉन्सर के पास जाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आई एम answerable टू समवन अप देयर, क्योंकि मैं ये सोच नहीं सकता हूँ कि पता नहीं दोस्तों मेरा डिजीज कैसे काम करता है, कब कैसे काम करता है, और वो चेक करने के लिए मेरे ऊपर मेरा स्पॉन्सर रहना बहुत ही जरूरी है। और नीचे चेक करने के लिए या मेरे को सावधान करने के लिए मेरे जिनसे मैं स्पॉन्सरशिप में स्टेप्स उनको लेके जाता हूँ, तो वही बताएंगे मुझे। सो दिस कीप्स मी इन ए वेरी सेफ स्पेस। तो ऊपर मेरा स्पॉन्सर है, नीचे स्पॉन्सर है, बीच में तो मैं सेफ ही हूँ, और इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं चाहता था दोस्तों। तो मेरी जिंदगी में जो भी होना था, मैं सब कुछ मेरे मेरे पिताजी ने या मेरे माताजी ने कोई नहीं सिखाया थे दोस्तों। अगर इफ माई लाइफ हैज बीन इजी टुडे, अगर मेरी जिंदगी आज थोड़ा आसान है, वो इसी बदौलत है कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आता गया, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो बताए जाते हैं, जो प्रिंसिपल बताए जाते हैं, उसका प्रैक्टिस जब मैं करता हूँ और उसका जो अनुभव करता हूँ प्रैक्टिस का, तो उसी में बहुत खुशी होती है दोस्तों। और इसके साथ मैं मेरा शेयरिंग कंप्लीट करता हूँ।